नमस्कार दोस्तों, मैं रवश कुमार आपके साथ हूं। आज का यह विश्लेषण सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों की उम्मीदों की आवाज है जो वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लंबे समय से न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन पर जीवन यापन कर रहे पेंशन भोगियों के लिए महंगाई, दवाइयों का खर्च, घर का राशन और रोजमर्रा की जरूरतें किसी चुनौती से कम नहीं रहीं। ऐसे में 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते की संभावित घोषणा ने पूरे देश में एक नई हलचल पैदा कर दी है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली के उच्च स्तर पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। चर्चा यह है कि इस बार केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस निर्णय की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण या स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय पर महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं। हालांकि जब तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी खबर को अंतिम सत्य मान लेना जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं, उससे उम्मीद जरूर जगी है। पिछले कुछ समय से पेंशन भोगी संगठनों ने अपना दबाव लगातार बनाए रखा है। जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए। कमांडर अशोक रावत और उनके साथियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब केवल वादों से काम नहीं चलेगा। उनकी 4 प्रमुख मांगें थीं। न्यूनतम 7,500 रुपए मासिक पेंशन, महंगाई भत्ते का प्रावधान, निशुल्क चिकित्सा सुविधा और लंबित मुद्दों का त्वरित समाधान। अब चर्चा है कि सरकार इन मांगों पर सकारात्मक रुख दिखा रही है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि यदि 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन लागू होती है, तो इसका ढांचा क्या होगा। जानकारी मिल रही है कि पेंशन व्यवस्था को श्रेणियों में बांटने पर विचार किया गया है। जिन पेंशन भोगियों को वर्तमान में 1,000 रुपए मिलते हैं, उन्हें सीधे नए न्यूनतम ब्रैकेट में लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे लगभग लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा महंगाई भत्ते को भी जोड़ने की चर्चा है, जिससे पेंशन राशि समय समय पर महंगाई दर के अनुसार समायोजित हो सके। ईपीएस योजना के तहत अब तक डीए का प्रावधान नहीं था। यही कारण था कि पेंशन की क्रय शक्ति लगातार घटती गई। अगर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह पेंशन भोगियों को भी महंगाई भत्ता मिलता है, तो यह ऐतिहासिक बदलाव होगा। इससे हर साल पेंशन में स्वचालित वृद्धि संभव हो सकेगी और बुजुर्गों को बार बार आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और बड़ा पहलू स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना के साथ पेंशन भोगियों का एकीकरण करने पर गंभीर विचार हुआ है। यदि ऐसा होता है, तो पेंशन भोगियों को मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त या अत्यंत कम लागत पर उपचार की सुविधा मिल सकती है। वर्तमान समय में चिकित्सा खर्च सबसे बड़ा बोझ है। कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। यदि स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होती है, तो यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। हालांकि इस पूरे परिदृश्य में अनिश्चितता भी बनी हुई है। क्या यह लाभ सभी ईपीएस पेंशन भोगियों को मिलेगा या पात्रता की नई शर्तें लागू होंगी? क्या सेवा अवधि या योगदान अवधि के आधार पर अलग अलग श्रेणियां बनाई जाएंगी? यह सब स्पष्ट होना अभी बाकी है। इसलिए अंतिम निर्णय आने तक संयम और सतर्कता जरूरी है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने शुरुआत में वित्तीय बोझ को लेकर कुछ आपत्तियां उठाई थीं। अनुमान लगाया गया कि यदि 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता लागू किया जाता है, तो सालाना हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। लेकिन उच्च स्तर पर यह भी विचार हुआ कि सामाजिक सुरक्षा केवल खर्च नहीं, बल्कि निवेश है। जब बुजुर्ग सुरक्षित होंगे, तो उनका परिवार भी आर्थिक रूप से स्थिर रहेगा और समाज में सकारात्मक माहौल बनेगा। बताया जा रहा है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में हुई बैठकों में इस विषय पर अंतिम रूप से चर्चा की गई। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो बजट भाषण में इसका उल्लेख संभव है। लेकिन याद रखिए, जब तक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित नहीं होती, तब तक कोई भी घोषणा अधूरी मानी जाएगी। पेंशन भोगियों की भावनाएं इस समय चरम पर हैं। एक वरिष्ठ नागरिक ने फोन पर बताया कि 1,700 रुपए की पेंशन में दवाइयों और घर खर्च के बीच संतुलन बनाना असंभव हो गया है। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की वास्तविकता है। यही कारण है कि यह मुद्दा अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना से जुड़ा विषय बन चुका है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है,
अब बात करते हैं उस संभावित ढांचे की जिस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। अगर 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन लागू होती है, तो सरकार के सामने सबसे पहला प्रश्न होगा, वित्तीय संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए चरणबद्ध क्रियान्वयन की रणनीति अपनाई जा सकती है। संभव है कि पहले चरण में सबसे कम पेंशन पाने वाले लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाए और उसके बाद अन्य श्रेणियों को शामिल किया जाए। यह भी चर्चा है कि भविष्य में पेंशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और स्थायी बनाने के लिए एक स्वचालित संशोधन प्रणाली तैयार की जाए, यानी महंगाई दर के अनुसार हर वर्ष पेंशन में स्वतः संशोधन हो, ताकि बार-बार आंदोलन या मांग की स्थिति उत्पन्न न हो। इससे पेंशन भोगियों को स्थिरता और भरोसा दोनों मिलेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़ा है। अगर नई पेंशन दरें लागू होती हैं, तो बैंकिंग प्रणाली, ईपीएफओ के डेटा और भुगतान संरचना में भी बदलाव करना होगा। इसके लिए तकनीकी अपडेट, रिकॉर्ड सत्यापन और पात्रता निर्धारण जैसी प्रक्रियाएं आवश्यक होंगी। यही कारण है कि आधिकारिक घोषणा के बाद भी वास्तविक भुगतान शुरू होने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखना बेहद जरूरी होगा। एरियर को लेकर भी कई संभावनाएं सामने आ रही हैं। यदि सरकार पूर्व प्रभाव से इसे लागू करती है, तो यह तय करना होगा कि गणना किस तारीख से होगी। क्या यह घोषणा की तारीख से प्रभावी होगा या किसी पूर्व निर्धारित तिथि से? एरियर की गणना, कर निर्धारण और बैंक खातों में भुगतान की प्रक्रिया भी स्पष्ट दिशा निर्देशों के बाद ही शुरू हो पाएगी। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम साबित हो सकता है। बुजुर्ग मतदाता हमेशा से नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। यदि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ठोस कदम उठाए जाते हैं, तो यह सरकार और समाज दोनों के लिए सकारात्मक संकेत होगा। लेकिन यदि केवल आश्वासन दिए गए और क्रियान्वयन में देरी हुई, तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। कमांडर अशोक रावत और अन्य संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे लिखित आदेश से कम किसी बात को अंतिम नहीं मानेंगे। उनका कहना है कि जब तक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित नहीं होती और बैंक खातों में नई राशि जमा नहीं होती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि यदि सकारात्मक निर्णय आता है, तो वे इसे पेंशन भोगियों की सामूहिक जीत मानेंगे। ये भी जरूरी है कि पेंशन भोगी स्वयं भी जागरूक रहें। किसी भी वायरल संदेश या अपुष्ट सूचना पर तुरंत विश्वास न करें। केवल आधिकारिक वेबसाइट, प्रेस विज्ञप्ति या विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त जानकारी को ही मानें। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें फैल जाती हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। इससे अनावश्यक भ्रम पैदा होता है। स्वास्थ्य सुविधा के एकीकरण पर यदि निर्णय होता है, तो उसके लिए अलग पंजीकरण या कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया भी हो सकती है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अस्पतालों की सूची, उपचार की सीमा और पात्रता मानदंड पहले से निर्धारित हैं। संभव है कि पेंशन भोगियों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े जाएं। ये कदम चिकित्सा खर्च के बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले दिनों में क्या करें? सबसे पहले आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। दूसरा, अपने बैंक खाते और ईपीएफओ रिकॉर्ड की जानकारी अद्यतन रखें। तीसरा, यदि किसी दस्तावेज की आवश्यकता हो तो उसे पहले से व्यवस्थित कर लें। इससे नई व्यवस्था लागू होने पर किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा नहीं आएगी। यदि 1 फरवरी को घोषणा होती है, तो उसके बाद विस्तृत दिशा निर्देश जारी होंगे। उन दिशा निर्देशों में स्पष्ट होगा कि किसे कितना लाभ मिलेगा, कब से मिलेगा और भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी। अगर घोषणा नहीं होती, तो संगठनों की अगली रणनीति सामने आएगी। लेकिन हर परिस्थिति में शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से अपनी बात रखना ही सर्वोत्तम मार्ग है। वर्ष 2026 को कई लोग पेंशन भोगियों के लिए निर्णायक वर्ष मान रहे हैं। ये वो समय है जब लंबे संघर्ष का परिणाम सामने आ सकता है। लेकिन अंतिम निर्णय और उसका प्रभाव तभी स्पष्ट होगा जब आधिकारिक दस्तावेज सामने आएंगे। आज की स्थिति यही कहती है कि उम्मीद बनी हुई है, बातचीत जारी है और निर्णय की घड़ी निकट है। हमें भावनाओं के साथ साथ विवेक भी बनाए रखना होगा। जब भी कोई ठोस और प्रमाणित जानकारी उपलब्ध होगी, उसे विस्तार से साझा किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे। आप सभी से आग्रह है कि संयम रखें, सतर्क रहें और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि पेंशन भोगियों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है या नहीं। उम्मीद है
कि जो